दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा है जो कि है फूड पेन मैनेजमेंट के ऊपर। तो हम देखते हैं कि डायबिटीज में या नॉन डायबिटीज में भी फूड एक ऐसा हमारा शरीर का अंग है जो कि बहुत ही इग्नोर्ड है। अगर हमें डायबिटीज भी है या हम नॉन डायबिटिक भी हैं, हम बाकी सारे ऑर्गन्स का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फूड के ऊपर हमारा ज्यादातर ध्यान नहीं जाता। बट आज हम इस चर्चा को, पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे जाने माने फूड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जीएस बिष्ट के साथ, डॉक्टर गोविंद सिंह जी बिष्ट के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह बिष्ट। मैं दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स में एज ए सीनियर कंसल्टेंट पोडियाट्री काम करता हूं और मेरी एक क्लिनिक है पंजाबी बाग में, डेली फिट क्लिनिक के नाम से। मेरे को 20 साल से ज्यादा का अनुभव है फूड केयर में, जिसको पोडियाट्री कहते हैं। पोडियाट्री अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत बड़ी ब्रांच नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि पाँव के लिए अलग से डॉक्टर होते हैं। और अब धीरे धीरे जो है लोगों में अवेयरनेस आ रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये है फुट पेन पे जो है लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ये सेशन रखा है। हो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा और आपके कुछ प्रश्न अगर होंगे तो हमारे मॉडरेटर के थ्रू आप पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले आप हमें बताएं कि फुट पेन जो है, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, नॉट एनी डिजीज ओरिएंटेड, फुट पेन है क्या? Basically, foot pain, any discomfort or pain in the area of heel, arch area, बॉल्स ऑफ द मेटाटार्सल्स के एरिया में, टोज के एरिया में कहीं भी पेन या डिस्कम्फर्ट कुछ होता है, या फुट और एंकल के एरिया में, बैक ऑफ द हील एरिया में, दिस इज डिफाइंड एज ब्रॉडली एज फुट पेन कैन हैपन इन एनी पर्सन, चाइल्ड, मिडिल एजेड, ओल्ड पर्सन, डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, एनी पर्सन कैन हैव डिस्कम्फर्ट और पेन ऑफ द फुट एंड एंकल एरिया। तो सर एक जनरल वे में अगर हम बोले इसके कॉजेज या इसके सिम्टम्स या इसकी फील, वो क्या है? बेसिकली क्या है कि मैं कहता हूं कि हमारी बॉडी एक कार है और हमारे पांव जो है टायर है। जैसे कार के टायर का अलाइनमेंट अगर ठीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वेयर एंड टियर होने के कारण, जो है ज्यादा वेट पड़ने के कारण, जो है टिश्यूज में डैमेज होने का चांस रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम बायोमैकेनिकल कॉज कहते हैं। बेसिकली पाँव में जो पेन के जो है 5-6 जो मुख्य कारण हैं, उनमें से सबसे पहला कारण है बायोमैकेनिकल। बायोमैकेनिकल का मतलब है अलाइनमेंट का। बेसिकली नेचर ने पाँव ऐसे बनाए, जब खड़े होते हैं आगे पीछे बराबर वेट पड़ता है, एक ऑप्टिमम आर्च होती है जो बॉडी वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है कि कहीं ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अगर किसी भी वजह से बॉडी का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है तो हील या फोरफुट एरिया में या मिड फुट एरिया में या टोज में कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर पड़ने से पेशेंट कई बार हील पेन, फोरफुट पेन, टायर्ड फटीग फीट एट द एंड ऑफ द डे, या नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन की कंप्लेन कर सकता है। इसको कहते हैं बायोमैकेनिकल कॉज। दूसरा कॉज जो होता है न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक का मतलब है किसी भी पाँव के नए या पुराने दर्द के लिए 4-5 चीजें जो मैं रूटीनली कराता हूँ। यूरिक एसिड एक बहुत बड़ा कारण होता है, और दूसरा कारण होता है कई बार थायराइड के कारण बर्निंग, टिंगलिंग, नमनेस। तीसरा कारण होता है डायबिटीज। डायबिटिक में न्यूरोपैथिक पेन बहुत ज्यादा होता है। चौथा कारण होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। पांचवा कारण न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक में है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी। और कई बार जो है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ये होते मस्कुलर और जॉइंट पेन्स पाँव के हो सकते हैं। ये है न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक। पहला है बायोमैकेनिकल, दूसरा है न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक। तीसरा कारण जो बहुत कॉमन कॉज है इंजुरी। इंजुरी जो है ट्रॉमा किसी तरह का, जो एक बिकॉज ऑफ द प्रेशर के कारण हो सकता है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज के कारण हो सकती है, एक्यूट इंजुरी जिसे कहते हैं। एक्यूट इंजुरी में जैसे कोई चोट लग जाए, गिरने से इम्पैक्ट इंजुरी, या स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने से बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर ऑन द फीट, रनिंग, जॉगिंग, और a bad kind of footwear can cause a shoe bite, और उसके कारण जो है आपको पाँव में पेन हो सकता है, जो acute पेन कहते हैं, recent onset पेन, इंजुरी, recent onset इंजुरी, या कोई बैड फुटवेयर, कोई ट्रॉमा, या कोई इवन
आपकी गाउटी पेन भी सडन ऑनसेट हो सकती है। और या कोई पुरानी ओल्ड इंजुरी विच वाज हील्ड कंप्लीटली, कुछ समय के बाद देखा जा रहा है कि उस एरिया में दोबारा दर्द हो गया। कई बार क्या होता है कि वहां की मांसपेशियां और जॉइंट्स और बोन्स कमजोर होने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ने पे दोबारा वहां पे वियर एंड टियर शुरू होने के कारण द पेन में रिकर और रिकरिंग काइंड ऑफ पेन, ये जो है ट्रॉमा है। चौथा कारण जो पेनफुल फुट कंडीशंस का होता है वो होता है आपका इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में जिसको कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बहुत प्रकार की होती है, जिसमें रिमोटॉइड आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, और किसी भी अदर पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। ये जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ द फुट एंड एंकल जॉइंट्स एंड इनके कारण। और पांचवा कारण होता है डिजनरेटिव। ओल्ड एज में मोस्टली जो है बॉडी मास कम होने लगता है, मसल मास कम होने लगता है, उसके कारण जो है आपको जो है वियर एंड टियर होने के कारण पेनफुल फुट एंड एंकल की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार एक कारण और होता है इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में कोई एब्सिस बन गई, कोई जो है घाव है जो भर नहीं रहा है, और कोई जो है क्या कहते हैं बाल तोड़ जैसा हो जाता है, तो वो जो है या इनग्रोइंग टोनेल का इन्फेक्शन होता है। तो ये 5-6 कारण होते हैं। पहला है बायोमैकेनिकल, दूसरा है न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक, तीसरा है ट्रॉमेटिक इंजुरी, फोर्थ है इन्फ्लेमेटरी, फिफ्थ है डिजेनरेटिव एंड सिक्स्थ है इन्फेक्टिव। ये 5-6 कारणों में यही मुख्य कारण होते हैं जो पांव के पेनफुल पर कंडीशन का कारण होते हैं। और एम ये होता है कि कहीं भी बॉडी में दर्द हो रहा है, फाइंड आउट द कॉज, ट्राई टू फिक्स द कॉज एंड ट्राई टू प्रिवेंट द कॉज। तो ये मेन एम जो है, एनी पेन एनीवेयर इन द बॉडी, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम सबसे पहले जल्दी जल्दी उसका कारण को पता करें, उस कारण को फिक्स करने की कोशिश करें। हम उसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं वो जो है हमको कोशिश करने के बाद पता चलता है कि किस आदमी में कितना हम रिजल्ट गेन कर सकते हैं, और फिर जो है उसको दोबारा वो पेन ना आए उसके लिए हम कोशिश करते हैं। सर, आपने शुरू में एक बात कही थी, प्रेशर से रिलेटेड कुछ आपने बात कही थी। अगर हम ठीक है। नॉर्मली बात करें हम ब्लड प्रेशर की, जो हम नॉर्मली अपने आर्म से चेक करते हैं, क्या एक हाँ जी। फुट का प्रेशर भी होता है कुछ? हाँ, ये जो है क्या कहते हैं, ये बहुत फुट प्रेशर मैपिंग जो है, इसको पोडिया स्कैन या मैट स्कैन या टेक स्कैन जैसे जो है स्कैनिंग कहते हैं, प्रेशर स्कैनिंग टेक्निक्स होती हैं। हमारे पास एक बैट होती है, उसमें हम पेशेंट को स्टैटिक और डायनेमिकली पेशेंट को पहले खड़ा करते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के लिए एक कंप्यूटराइज प्रिंट आउट आ जाता है। उसमें जो है पता चलता है कि किस एरिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर हो रहा है, और उसमें अलग अलग स्पॉट्स आ जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और जहां पे रेड होगा उसका मतलब यह है कि वो हाई प्रेशर एरिया है। फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उसका प्रेशर को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ये अनइवन प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्लैट फीट, बिकॉज ऑफ हाई आर्च फीट, हील का रोटेशन बाहर को कैल्केनियोबैरम, कैल्केनियोबैरम अंदर को हील का रोटेशन होता है। कुछ लोगों में हैमरिंग ऑफ द टोज होती है, कुछ लोगों में बनियंस होते हैं, ये हड्डी बड़ी हुई होती है, और बिग टो जो है पांव का जो है यह अंगुली यूं जारी होती है बिग टो। तो उसके कारण किसी भी वजह से प्रेशर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर होगा, तो वहां पे वियर एंड टियर ज्यादा होने के कारण पेनफुल कंडीशंस हो सकते हैं, कॉन्स एंड कैलोसिटीज हो सकती हैं, ये सब है। सर, बहुत सारे एनजीओज हैं या मार्केट रिसर्च एजेंसीज हैं जो टाइम टू टाइम रिसर्च करती रहती हैं डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर। तो सर, आपके हिसाब से इंडिया के अंदर पोडेट्री जो प्रॉब्लम है, या हम कहेंगे फुट केयर की प्रॉब्लम है, उसका क्या स्टैटिस्टिक्स है, या कितना लोग आपको लगता है इससे इन्वॉल्व होंगे या हो सकते हैं? देखो ऐसा है कि जो ऑब्जर्वेशन में जो है मोस्टली जो है 4 to 14% ऑफ द पॉपुलेशन एट टाइम्स मे हैव फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, biomechanical instabilities, painful conditions, and traumatic conditions, ulcers, and this is a huge number basically. Unfortunately, in India at present, we don't have any formal training in podiatry, and there are very limited number of practitioners in our city like Delhi, जो कि कैपिटल है देश की। वहां पे भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पोडियाट्रिस्ट और फूड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, who has been trained out of India. सर, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट, मैं यहाँ पे डायबिटिक फुट की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल पेन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। फुट की बात करें तो फुट का ट्रीटमेंट क्या है, फुट पेन का क्या क्या थेरेपीज अवेलेबल है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पहले पहले तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अंडरलाइंग पेन ना, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द पेन।
जो है अगर वो बायोमैकेनिकल है तो पहले तो क्या होगा कि जो भी पेन है उस पेन को हमको ठीक करना है। उस पेन को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई न्यू ऑनसेट पेन है तो उसके लिए रेस्ट राइस प्रोटोकॉल कहते हैं, रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। राइस प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, उसमें टिश्यू को जितना रेस्ट दिया जाए, जो अक्यूट इंजरी, अक्यूट ट्रॉमा या अक्यूट पेन आया उस दौरान उस पे वेट बेयरिंग मिनिमम की जाए और आइस का कंप्रेशन किया जाए और पाँव को एलिवेटेड रखा जाए और एक कोई क्रेप बैंडेज या कोई ब्रेसेस या एंकल ब्रेसेस, फुट ब्रेसेस या एंकल सपोर्ट्स आते हैं वो बांध के उसको कंप्रेशन दिया जाए। एक तो ये है। उसके बाद दूसरा है शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी और तीसरा जो है क्या कहते हैं फिर अगर कोई अंडरलाइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उनको हमको करेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर शुगर बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको कुछ के लिए दवाई देनी पड़ेगी। और फिर आता है कि अगर पेन कम हो रहा है तो फिर उसके बाद हमको अगर बायोमैकेनिकल कोई अंडरलाइंग कॉज है तो उसके लिए फिर पोडिया स्कैन करा के कस्टम मेड इंसोल्स और फुटवेयर रिकमेंड किए जाए। और अगर कोई इंजुरी है, ट्रॉमा है तो उसके लिए फिर अगर कोई घाव है उसकी ड्रेसिंग होगी, उसको उसके केयर होगा। कोई अल्सर है तो उसका अल्सर मैनेजमेंट के अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। और बाकी जो है क्या कहते हैं कोई आर्थराइटिस है तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का रोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है एंड फुटवेयर मॉडिफिकेशन एंड सर आपने अभी यहाँ पे जिक्र करा, बड़ा अच्छा जिक्र करा फिजियोथेरेपी का। आपने हमारे बीच एक डॉक्टर शैली मल्होत्रा भी हैं जो कि आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर शैली, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ जी मैम। सर ने अभी जिक्र करा जैसे फिजियोथेरेपी का और फुट पेन का, तो थोड़ा आप अपने भी इसमें इनपुट्स दें कि आप ऑफ एंड ऑन अपने क्लिनिक पे कितने पेशेंट्स देखते हैं? यस, एक्चुअली क्लिनिक में ओकेजनली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बिकॉज इन एमएनसीज या टीचर्स की जॉब होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग वाली होती है, तो बेसिकली फुट पेन उनमें हो जाता है। और जो राइस थेरेपी होती है लाइक रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, दिस कम्स अंडर द फिजियोथेरेपी इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो यही दिया जाता है। अदरवाइज इफ पेन इज अनबेयरेबल then we also give TENS and ultrasonic machines on the tender points, plus foot massage is also there, and also we give the glide to the joints which are involved in the for the pain, which are main causing of the pain. Okay, so thank you for inputs. Or like many joints or sometimes intertarsal joints stiffness is there, so we give glide to that joints if ankle joint is involved. And in the most common cause is plantar fasciitis, which sometimes occurs due to the deficiency of calcium too. तो कैल्शियम इनटेक बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, एंड प्लेंटर फेशिया की स्ट्रेचिंग होती है उसमें आफ्टर हॉट पैक, और एक्सरसाइजेस भी करवाती हैं उसके साथ रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैली। हमारे साथ काफी कॉलर्स जुड़े हैं, व्यूअर्स हैं हमारे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे डॉक्टर जीएस बिष्ट के साथ, जो कि एक फुट केयर स्पेशलिस्ट है, या पेन के ऊपर, अपने फुट पेन पे, प्लीज पूछें। Anybody wants to ask any question from Dr. G.S. Bisht? May I, sir? Yeah, please. Yes, sir. In mostly we can see the people, some are pronated foot and supinated foot. So can we change their habit? These are also the causes of their knee pain. Basically, definitely, because biomechanically, if their foot is unstable and there is a pronated flat feet or high arch feet, we have to go for insoles, which should be custom made or over the counter. And over the custom made orthotic industry is $1 billion industry in European and US like countries. Unfortunately, still people are not much aware about biomechanics and need for good footwears, customized orthotics, because a pair of custom-made orthotics cost in USA around $300 to $500, and there are few guys now started doing this job in India, but still it is in a very primitive stage. और साथ में जो है क्या कहते हैं फुटवेयर मॉडिफिकेशन है, ऑर्थोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। कोई पेन आ रहा है तो उस पेन को ठीक करने में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि पहले उसको पेन को खत्म किया जाए और वो दोबारा ना आए, उसको फुटवेयर मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। यस सर।
And in India, people are not even aware of such pains. कि क्यों हो रहा है pain? They just want to have painkiller and pain. Yes. Agree with you. And many times people land into knee pains, back pains, shoulder pains because of the bad biomechanics of the foot. Flat feet और high arch feet के कारण लोग बैक पेन का इलाज करते रहते हैं और किसी ने देखा नहीं होता है कि उनका फिट भी रहा है और एक simple modification of footwear from childhood or early stage could have prevented that back pain for which they are doing regularly. Is going to doctor for back pain and not getting relief because there are arthritic changes already set in because of the suppressor. थैंक यू सो मच डॉक्टर बिष्ट। अब हम मेन बात करेंगे आपकी जो मेन स्पेशलिटी है जो कि है डायबिटिक फुट पेन के ऊपर। तो वो बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट कि डायबिटिक फुट है क्या? Diabetic foot basically any condition of the foot which has been created by effect of the diabetes. Diabetes के कारण क्या होता है, जब शुगर लेवल बढ़े हुए होते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बाहर की, उसका ग्लाइकेशन कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, ग्लाइकेशन होने के कारण टिश्यू डैमेज धीरे धीरे होता है और उसमें से वो वीकनेस है नर्व्स में हो सकती है, मसल्स में हो सकती है, बोन्स की जॉइंट्स में हो सकती है और इवन एट द स्किन लेवल हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट patient may complain of painful foot conditions, cons and deformities of the foot, charcot foot like conditions हो सकती हैं और साथ में जो है collapsing of the arch हो सकती है और एक अल्सर हो सकता है जो कि भरने में बहुत परेशानी करता है और भरने में उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई बार अनफॉर्चुनेटली ये घाव या अल्सर जिसे हम कहते हैं वो भरते हैं। उसके इंडिया में हर साल more than 60,000 people undergo for amputation because there are more than 60 million and more than 60 लोगों को unnecessary जो है amputation की नौबत तक आ जाती है। Not proper approach for the diabetic. डायबिटिक फुट में बहुत बड़ा टर्म हो गया हम अगर बोले, लेकिन अगर हम बोले कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो है डायबिटिक फुट में आती हैं, जैसे न्यूरोपैथी पेन है या अल्सर्स आपने बोला, तो इनका क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ा सा आ रहा है कहीं उनको लगता है, अच्छा लगता है। आई वुड से प्लीज आप म्यूट कर ले सारे, जब आप लोग अगर आपने प्लीज म्यूट कर ले, कर सकते हैं। गौरव जी, अजय जी, अनिल सर, प्लीज अपना वीडियो बेशक ऑन कर लें, आवाज म्यूट कर लें, जब क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप अपना म्यूट करें। जी सर बताइए। हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि डायबिटीज के कारण जो पाँव में एक तो होती है नर्व्स का डैमेज, एक होता है वेसल्स जो ब्लड ले जाती है उनका डैमेज, एक होता है आर्किटेक्चर और टिश्यू का डैमेज जो सॉफ्ट टिश्यूज का एंड बोन्स का। तो जो न्यूरोपैथी होता है, न्यूरोपैथी 3 तरह की होती है। एक होती है सेंसरी न्यूरोपैथी जिसमें जो है देयर इज डिमिनिशन और लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर पेन, टच, टेम्परेचर, पोजिशन, वाइब्रेशन, हॉट एंड कोल्ड का जो है ये सेंसेशन का या तो कम हो जाता है या देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। पेशेंट को सुनापन इतना ज्यादा होता है, पाँव जल जाता है, पता भी नहीं चलता है, सुई चुभ जाती है, उसमें वॉक करता रहता है। कई बार जो है कोई कांच पड़ा होता है घर में, नंगे पाँव चल रहा है, कांच गड़ा हुआ है, उसके बाद चल रहा है और जब ब्लड देखता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कुछ चुभा हुआ है। तो यह है सेंसरी न्यूरोपैथी, वेयर देयर इज डिमिनिशन और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर, पोजीशन, वाइब्रेशन। दूसरा होता है मोटर न्यूरोपैथी। मोटर न्यूरोपैथी में जो है देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द फुट। जो पाँव का शेप होता है, फोरफुट एंड बैकफुट होता है, एक ऑप्टिमम आर्च होती है, देयर इज अ कोलैप्स ऑफ द आर्च or there is a hammering of the toes, there is the clawing of the toes, or there is a distortion of the architecture, and at times there is a joint का डिस्ट्रक्शन होने के कारण चारकोट फुट जैसी कंडीशन आ जाती है, which is a nightmare at times to manage। ये है मोटर न्यूरोपैथी। और तीसरा होता है सेंसिटिव वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, वो होती है पेनफुल न्यूरोपैथी मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें एक्सेसिव ड्राइनेस होने लगती है, क्रैकिंग होने लगती है और जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं उनका डैमेज होने के कारण देयर इज अ लैंसेटेड पेन, करंट लाइक पेन कम एंड गोइंग जो है वो वाली फीलिंग होती है और चसक से चीज से उठती है और करंट से उठती है, लहर से उठती है। पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो न्यूरोपैथिक पेन होता है। वो मोस्टली जो है पेन का जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, गोइंग टू द बेड एट नाइट, डे टाइम जब वो मूव कर रहे होते हैं तो नर्व्स आर लिटिल बिट एट
walk and this thing, and they are less irritable most of the time. And as soon as the patient lands into the bed, the pain starts. और जलन हो रही, पाँव में जलन हो रही है, या चीस उठ रही है, या आग सी निकल रही, चिलमिलाहट सी हो रही, चींटियां सी रह रही, करंट सा लग रहा है, सुनापन सा, इनमें कुछ भी हो रहा है, तो दिस इज डायबिटिक न्यूरोपैथी. इट मींस नर्व्स आर वीक एंड दे आर बिकमिंग इरिटेबल. आम भाषा में जो मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि इसका मतलब है नर्व्स बूढ़ी हो गई हैं, जैसे कहते हैं बुढ़िया सटिया गया है, उसी तरह नसें भी चिड़ी हो गई हैं. Because of they are losing their tone and because of the demyelination and because of glycation of the basement membrane protein, हमारी लैंग्वेज में जो कहते हैं, उसके कारण जो टोन ऑफ द नर्व सीट होती है वो लूज होने के कारण नर्व्स की इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है. तो उनकी एबिलिटी टू कैरी सेंसेशन ऑफ पेन, टच एंड टेम्परेचर बिकम्स इरेटिक. कई बार लगता है कि आग निकल रही, आग निकल रही, आग निकल रही, हाथ लगाओ तो टेम्परेचर नॉर्मल है. कई बार लगता है ठंड लग रही, टेम्परेचर नॉर्मल है. कई बार लगता है कोई चींटियां जैसी कुछ चल रही है, देखो तो कुछ भी नहीं है. बट देयर इज अ इरिटेशन ऑफ द सेंसेशन, द रिसेप्टर्स जो इस सेंसेशन को ले जाते हैं वो इरिटेट हो गई. कई बार लगता है कि जो है कुछ सिकुड़न जैसी हो रही है और मतलब ऐड गया पाँव, लेकिन मूवमेंट नॉर्मल है, लेकिन फीलिंग ये हो रही है कि अकड़ गया पाँव. तो वो सब बिकॉज ऑफ द. तो सर इतनी कंडीशंस अगर होती हैं, अगर इतनी कंडीशंस हो रही हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है. बेसिकली वंस 90% ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं वो इरिवर्सिबल होती है. इससे बिकॉज ऑफ द डिजेनरेटिव प्रोसेस मींस एजिंग प्रोसेस, नर्व्स वीक हो गई हैं. एंड 90% इट इज, जैसे डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, डायबिटीज को हम कंट्रोल करते हैं, उसी तरह वी हैव सर्टेन ग्रुप ऑफ मेडिसिंस विथ व्हिच वी ट्राई टू गिव द पेशेंट रिलीफ एंड मेक हिम सिम्पटम फ्री एंड मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर. हमारे साथ काफी सारे व्यूअर्स जुड़े हैं. कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे डॉक्टर विष्ट से फुट पेन के ऊपर? गौरव जी, सविता जी, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी जी पूछिए. हेलो सर. मैम. हाय सर, एक्चुअली मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है. हाँ जी. सर एक्चुअली उसके पैर में ना एक्चुअली बहुत स्वेलिंग सी आ जाती है बार बार, ये समझ में नहीं आता स्वेलिंग आने का कारण क्या है. एज कितना है मैम? सर उसकी एज है 28. कोई किसी तरह की कोई डायबिटीज, थायराइड, यूरिक एसिड, किसी तरह की कोई दवाई चल रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट उसके पैर में हर कुछ थोड़े टाइम बाद 2-3 महीने बाद स्वेलिंग बहुत आती है, जो उससे चला भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा आ जाती है कि बहुत दिक्कत होती है उसको. अभी भी ऐसा ही है. दो तीन चीजें इस एज में जो मैं रूल आउट करना चाहता हूँ, जो है जो एक तो आर्टरीज जो होती है, जो हार्ट से ब्लड टिश्यूज के लिए, लेग्स के लिए होती है, जो ब्लड वापस ले जाती है. कई बार उसमें जो है जी आप म्यूट कर लें. एक डायरेक्शन आपके वाल्व्स होते हैं, कई बार वो वाल्व्स अगर काम नहीं करते हैं तो बैकफ्लो के कारण भी स्वेलिंग आने की, विनस स्टैक्सिस के कारण भी पुलिंग हो सकता है. दूसरी बात, पाँव में स्वेलिंग के जो 4 सिस्टमिक कॉज रूल आउट होने चाहिए. एक है प्राइमरीली हार्ट का कोई इशू, कोई ब्लड प्रेशर का इशू, कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एनीमिया, और फिर जो है लॉस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन. ये 4-5 सिस्टमिक कॉज, 20 कारण हमारे प्रोफेसर कहते थे कि होते थे, लेकिन ये 4-5 कारण रूल आउट करना बहुत जरूरी है. किसी भी स्वेलिंग इन द पेडल एडिमा कहते हैं, स्वेलिंग इन द लेग्स का जो है, ये सिस्टमिक कॉज होते हैं. उसके बाद कई बार कुछ लोगों में टेंडेंसी बिकॉज ऑफ द पोस्चरल डिपेंडेंसी जो है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और पाँव लटका के खड़े होके, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट एडिमा कहते हैं हम लोग. तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली होता है कि पाँव थोड़ा सा एलिवेटेड रखें, लटका के कम रखें, लॉन्ग स्पेल में नहीं रखें. और फिर कई बार फिर हम लोग कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या क्रेप बैंडेज रिकमेंड करते हैं. फिर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन, वेनस डॉपलर स्टडी और ये सब का रोल बनता है. और नहीं तो एक कंसल्टेशन किसी भी वेस्कुलर डॉक्टर से, या पहले तो नॉर्मल फिजिशियन से होना चाहिए. और अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं निकल रहा है, तो आइदर फ्रॉम अ फुट स्पेशलिस्ट और फ्रॉम वेस्कुलर सर्जन मैं रिकमेंड करूंगा एक कंसल्टेशन. थैंक यू सर. डॉक्टर साहब, अभी आपने इतना जो हमें प्रॉब्लम्स बताई, मैं चाहूंगा प्लीज सारे म्यूट कर लें. अमितपाल सिंह जी, सविता जी प्लीज म्यूट कर लें. सर आपने जो अभी हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो आजकल हम देख सकते हैं कि फुट सोल्स का बहुत चलन चल रहा है, फुट सोल्स या डायबिटिक शूज. तो सर ये हमारी प्रॉब्लम्स को रिलैक्स करने में कितनी हेल्प करते हैं?
नहीं देखो, ऑर्थोटिक्स जो है ना, बेसिकली जब पहले देखते थे कि गाड़ी का टायर का अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है, उसमें वेट लगा के वो व्हील बैलेंसिंग करते थे, तो कि वेयर एंड टियर जो है टायर की ना हो। उसी तरह जब नेचर ने पाँव बनाया है तो आगे पीछे ऐसे वेट पड़ता है, जब हम खड़े होते हैं अलाइनमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ बॉडी वेट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द बिग बोन वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली बिग टो एंड सेकंड टो से एक राइट एंगल बनता है। दिस इज द न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द फुट। अगर वो प्रोनेटेड फुट है या सुपिनेटेड फुट है तो कहीं ना कहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर होगा, तो वेयर एंड टियर होने के कारण मैंने जैसे पहले बताया था, हील पेन, फुट पेन, टायर्ड फटीग फीट एट द एंड ऑफ द डे, शाम को लगता है कोई पाँव दबाए, नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, इसमें कुछ भी अगर हो रहा है तो वो अलाइनमेंट, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ मसल आपका ज्यादा काम कर रही है टू मेंटेन योर न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द फुट, अलाइनमेंट को न्यूट्रल रखने के लिए। उसके लिए फिर हम अगर नहीं है तो फिर हम बाहर से इंसोल्स, जिसको ऑर्थोटिक्स कहते हैं, जो मैं बता रहा था कि सब बिग इंडस्ट्री आउटसाइड एंड या कस्टम मेड फुटवियर्स हम देते हैं। डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट दोनों में हम प्रेशर ऑफलोडिंग के लिए, डायबिटिक पेशेंट में कई बार क्या होता है कि अगर कोई डायबिटिक अल्सर है, कोई घाव है, तो उस एरिया को ऑफलोड करने के लिए हमारे पास स्पेशल जो है फिर ऑफलोडिंग शूज होते हैं कि प्रेशर में, घाव में जो है, घाव में कहीं प्रेशर पड़ने से घाव कई बार नहीं भरता है, तो इसलिए वो स्पेशल शूज अलग से होते हैं। डॉक्टर शैली, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि सर ने जैसे भी फुट सोल्स के बारे में बताया, इन सोल्स के बारे में बताया, आपके पास भी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जिनको आपने कभी रिकमेंड करा हो ऐसी चीजें? यस, एक्चुअली या आपको रिलैक्स मिला हो? यस, हाँ, तो जिनको हील पेन बेसिकली रहता है या जिनको आर्च पेन रहता है उनके लिए होता है। हील पेन के लिए सिलिकॉन के हील पैड्स होते हैं, या पूरे सोल के लिए भी सिलिकॉन के फुट पैड्स आते हैं, या एक हाथी पैड आता है टू सपोर्ट द आर्च ऑफ द फुट विच करेक्ट द पोजीशन ऑफ द फुट, जिससे पेशेंट ना सुपिनेटेड चलता है ना प्रोनेटेड फुट के साथ चलता है, या फ्लैट फुट को डिमिनिश करने के लिए वी यूज द फुट सोल्स फ्रॉम द ऑर्थोटिक्स। थैंक यू सो मच। यस सर, हम बस अपनी चर्चा को लास्ट में लाएंगे अभी धीरे धीरे, और सर एक दो क्वेश्चंस ये बताइए कि कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स बताइए जो फुट पेन से जुड़े हो, कुछ भ्रांतियां और कुछ तथ्य जो आपको लगता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है किसी भी डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फुटवेयर। फुटवेयर जो है हमेशा, जो सबसे बड़ा कारण जो है, रॉन्ग काइंड ऑफ फुटवेयर कैन बी इरिटेबल कॉज ऑफ फुट पेन। फुटवेयर के लिए दो तीन चीजें मैं बताता हूं कि एक तो जो है एक्स्ट्रा वाइड, सामने से चौड़े, नैरो पॉइंटेड पिचका हुआ फुटवेयर नहीं पहना है, नैरो पॉइंटेड और पिचका हुआ फुटवेयर। एक्स्ट्रा वाइड, एक्स्ट्रा डेप्थ, सामने से उठा हुआ टो बॉक्स वाला फुटवेयर, एंड द हील शुड नॉट बी वेरी हार्ड। कोई बाहर से चल रहा है तो ठक ठक की आवाज अगर आती है तो मैं कहता हूँ ये फुटवेयर अच्छा नहीं है। इवन योर कार हैव सॉकर्स टू ऑब्जर्व सॉक, have mercy on your feet, wear a footwear with the sock absorption. And दूसरा जो होता है, footwear should be as light as possible in weight, and footwear should not bend in the mid foot area, arch area, only balls of the metatarsal area में जहाँ स्प्रिंग एक्शन होता है, जहाँ टेक ऑफ करते हैं हम, स्प्रिंग एक्शन होता है, वहां पे बेंड होना चाहिए। कई बार हम फुटवेयर शॉप में जाते हैं तो वो दिखाता है फुटवेयर यूं बेंड हो रहा है और यूं बेंड हो रहा है, तो मिड आर्च में फुटवेयर बेंड नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऑलवेज बाय फुटवेयर इन द इवनिंग। 5 to 7% of the people have a tendency for having swelling in the feet by the end of the day. A footwear bought in the morning can be a well-fitting shoe in the, maybe a well-fitting shoe in the morning, maybe a tight fitting and causing a shoe bite. कभी भी नया फुटवेयर खरीदो, उसको जो है वेयरिंग इन कहते हैं, उसको ग्रेजुअली घंटा पहने, उसके के लिए अनम्यूट कर ले, फीट सिंड्रोम मेरे साथ, म्यूट कर ले सारे अपने आप को। एक जो बहुत मजेदार कंडीशन मेरे साथ आती है, हॉलिडे फीट सिंड्रोम। लोग जब हॉलिडे के लिए जाते हैं इंडिया से बाहर, और अमितपाल सिंह जी प्लीज और कर ले। मैंने यूज किए हैं गारमेंट्स में, डिजाइन बने हुए हैं, अमृतपाल फ्लावर बने होते हैं, सारा आपको आप कर लो। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ, जो जब हॉलिडे के लिए जाते हैं, दे डू अ हॉलिडे शॉपिंग एंड बाय अ न्यू ब्रांड न्यू फुटवेयर, बहुत महंगा वाला खरीदते हैं, और उसको वो हॉलिडे में ही जाके वहीं स्टेशन में जाके खोलते हैं और उससे को 8-10 घंटे पहन के वॉक करते हैं। और जब वो एक हफ्ते तक, अब उनके पास बहुत ज्यादा चॉइस ऑफ फुटवेयर वहां नहीं होती है, और उसी फुटवेयर को पहने हुए होते हैं। जब वापस आते हैं तो दे लैंड विद द आइदर ब्लीडिंग अंडरनीथ द नेल और पेनफुल नेल, कॉर्न्स और
पेनफुल हील और पेनफुल एंकल। तो मैं कहता हूं कि कभी भी नेवर गो ऑन हॉलिडे विद अ ब्रांड न्यू फुटवियर, हैव अ wearing in for at least 1 month in advance with that footwear, make the body to adjust with that new footwear, so that it doesn't land into you in troubled feet when you go on a holiday and return not happy you return with a bad or a unhappy feet. थैंक यू सर। बस इन द लास्ट आप 2-3 हमें टर्म्स बताएं, ये आपने पहले यूज किए थे, कि ये कुछ बताएं कि बुनियंस, हेमाटोज, एथलीट फीट, गैंग्रीन, 3-4 कॉन्स, ये जो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा बताएं इसके बारे में, एक एक पॉइंट। बनियन जो होता है, बिग टो के आसपास जो हड्डी जो प्रोमिनेंट होती है उसको बनियन कहते हैं। ये बेसिकली बायोमैकेनिकली पाँव को अनस्टेबल कर देता है। इसके कारण जो ये बिग टो है ये अदर टोज की तरफ पुश होने लगता है एंड इसके कारण कई बार पेनफुल बनियन होने लगता है, ये प्रोमिनेंट बोन होने लगती है, या इसके कारण ये टोज बाहर को पुश होने के कारण ये या तो सेकंड टो के नीचे चला जाता है या ऊपर यूं चला जाता है। तो उसके कारण जो है यहाँ पे वॉल्स ऑफ द मेटाटार्सस में कॉन्स या पेनफुल कंडीशंस होने लगती हैं, या कई बार इसमें भी पेन होने लगता है। तो अगर ये एंगुलेशन मोर देन 20 डिग्री है या पेनफुल बनियन है, एट टाइम्स इट इज अ इंडिकेशन फॉर सर्जरी व्हिच इज डन बाय द ऑर्थोपेडिशियन। This is a very common surgery in European and Western countries because of the climatic conditions are such that they cannot survive without closed shoes and snow boots kind of things because of the snowfall and other things. And in India, 9 months, this is more common in the females, and the female manage with the open kind of footwear. 2-3 महीने और winter में निकाल लेते हैं, तो it's not that common surgery. The bunions, even bad bunion, is not that painful at times. Second is hematose. Hematose is a bending of the toe in the middle joint. This is called as hammer toe. And at times claw toe is bending of the two joints. And then it is like a claw. And एक mallet toe होता है जो टर्मिनल जॉइंट जो होता है, ये वाला जॉइंट, खाली यही वाला जॉइंट बेंड हो रहा होता है टो का, तो इसको mallet toe कहते हैं. All these are at times because of the bad footwears also. And bunions, claw toes, hammer toes is mostly of familial tendency. Either you inherit from father side or mother side. Into 60 to 80% of patient, 20% of patient it can be sporadic without any familial tendency. And females wearing high heel footwears are more prone for hammer toes and claw toes. ये देखा गया है कि उन लोगों में जिनमें familial tendency नहीं होती है, females में कई बार ये ज्यादा prominent और common होते हैं। सर लास्ट में बस आप हमें ये बताइए कि सेल्फ फुट एग्जामिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, तो फिर हम अपने सेशन को एंड अप करें। जी सर। है कि फुट, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली कहूंगा कि डेली फुट केयर क्या होनी चाहिए। डेली फुट केयर में जो है, वॉश योर फीट विद द ल्यूकवार्म वाटर, अगर आप एंड ड्राई देम वेल स्पेशली बिटवीन द टोज, नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज वेयर extra wide, extra depth, well padded, well cushioned footwears. Number 3, be extra careful while trimming the nails. Try to trim the nail straight across. Do not be over enthusiastic in trimming on the corners, and file the corners nicely. Always trim after soaking the feet in lukewarm water so that it is soft. And diabetic patients should never dip their feet in hot water, and room temperature पर dip करें. And then wipe your feet, especially between the toes, because this is a there is high index of moisture causing which may invite fungal infection. Regular exercise is very important. विंटर में सब कुछ मॉइस्चराइजिंग लोशंस लगा सकते हैं, विंटर जैसे आजकल चल रहा है उसमें भी चलता है। और यूरिया बेस्ड क्रीम्स आर अवेलेबल, इवन अ वैसलीन सिंपल इज वेरी गुड. एंड देन द कॉर्न एंड कैलोसिटी जो होती है उसको प्यूबिक स्टोन से सॉफ्ट टिश्यू में ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके आप उसको स्क्रबिंग कर सकते हैं. डायबिटिक पेशेंट्स को रूम टेम्परेचर के पानी में डिप करना चाहिए. एंड नेवर यूज डायबिटिक पेशेंट्स should never use a hot water bottle, heating electric pads, or dip their feet in hot water, because at times 20 to 30% of the patients with the diabetes have neuropathy with complete loss of sensation for pain, touch, temperature, hot and cold के लिए. They may land into
burn injury. Last winter I had 52 patients with the hot water bottle burns and हीटर के पास पाँव रखने से या ब्लोअर के पास पाँव रखने से जल गए थे, जिनको 2 से 4 महीने घाव को ठीक होने में लग गए थे। और इन लोगों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। और एक जब ये फिजियोथेरेपी के लिए भी जाएं, I tell them not to use wax in the feet because I have seen cases with the hot wax burns and hot packs को भी थोड़ा cautiously दें। बाकी modalities तो physiotherapists can give freely. Thank you so And much, sir. then regular exercise very important. Thank you so much, sir. डॉक्टर शैली, यही है सर। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? डॉक्टर शैली सोसाइटी के लिए कुछ मैसेज दें। सर बस कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी होती है। एलिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पेशेंट। एटलीस्ट 15 minutes एलिवेशन शुड बी देयर फॉर द फुट बिफोर स्लीपिंग, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, so that their blood circulation is maintained. चलिए, thank you so much, sir. I think we should end the session. Yes, sir. Dr. Vinu. It is there, Dr. Ma'am, I'm here. You wanted some question. There is some question you have raised. What is that, ma'am? Dr. Binu said. She's asked, what about pain due to spurs in the heel? She's put that Yes. question in the chat box. So yeah. Okay. The Dr. Binu is a very senior nutritionist, and she is a very dear colleague of mine in Special Olympics. We work as a volunteer for last more than 12 years. And heel spur and heel pain is one of the common condition of foot pain, which can be because of the plantar fasciitis or heel spur. Ma'am, and the heel spur is because of the continuous traction of the calcaneum bone because of the fascia and the tissues, and there is irritation, continuous irritation. There is deposition of calcium and leading to the increase in the bone, which is called as calcaneus spur. A calcaneus spur causing the irritation of the tissue, passing around it. And my boss in Boston, under whom I have done the fellowship program, used to say that if we do X-ray of 100 people walking on the road above the age of 35, 10 to 15 may have a calcaneus spur, may not. Everybody will have the pain. The pain is because of the inflammation of the tissue or a fascia around the calcaneus spur. So our aim is to address the inflammation of the fascia or a soft tissue, rather touch the calcaneus spur. If the spur is very big, at times it may require a surgical intervention. Most of the time, we leave the spur there. We try to redistribute the pressure so that the irritation of the bone and the tissue is minimized by custom-made orthotics and insoles. Once the pain is relieved by the rest, ice in anti-inflammatory and compression and elevation and physiotherapy, ultrasonic diathermy kind of things, modalities Dr. Sally and physiotherapists give many times. And then once the pain is reduced, then we try to go for a modification of footwear or custom-made orthotics to reduce the traction. Ma'am? But once Thank the you. pain goes, can it recur? Yes, because the irritation of the tissue can happen again. So the aim is to go for a custom-made orthotics or footwear to minimize the traction. Okay, thanks. Ma'am, nice to see you. अजय बुधराज जी कुछ पूछना चाहते हैं सर? अजय सर हमारे आरडब्ल्यू के काफी चीफ मेंबर है। अजय बुधराज जी, I think some audio issue is there. Anyways, Dr. Best, आपका सोसाइटी को क्या मैसेज रहेगा लास्ट में? एक दो लाइन करें। मैं कहता हूँ हर किसी को पाँव का ध्यान रखना चाहिए, जैसे चेहरे का ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान पाँव का रखें। पाँव के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें। पाँव भी अपना ही है, चेहरा अपना और पाँव पड़ोसी का वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर बेस्ट, डॉक्टर शैली एंड ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी सेशंस दिए। And any queries anytime you can always हम बहुत थैंक्स करते हैं एंड हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन काफी पसंद आया होगा। इट्स अ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। जी अजय जी पूछिए। Thank you very much. थैंक यू सो मच। और किसी भी तरह का हेल्थ कंसर्न हो या हेल्थ इशू हो तो प्लीज आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से संपर्क करें और स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। Thank you so much. Thank you. Thank you for Thank you, everybody. this. Thank you. Pleasure. Yeah. Thank you, ma'am. Dr. Binu, for being here. It's good to be here and to meet you.
Hi, ma'am. This virtually. is the way we can meet on Sir, now. I think next time we can plan some specific topics also. Like this was a general discussion. We can plan some specific diseases like जैसे अपने diabetic foot पे बोला, ulcers पे बोला. So we can have a big discussion on that also. No issue, anytime. Thank you, Anytime. sir.